पहला पेपर में हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, प्रबंध, लेखांकन, अंकेक्षण। भाई साहब मैंने इतने ढंग से किया है, मैं खुद आरएस टॉपर हूं तो कॉन्फिडेंस के साथ बात करता हूं। 150 सवाल में से यदि बहुत अच्छी तरह से 100 सवाल हल करना चाहें, अपनी जिंदगी में नेगेटिव व्यक्ति के साथ एक क्षण नहीं गुजारना है, तो हमें सवाल कितने सही करने की आदत डाल लेनी है? 100 सवाल सही करने। तो हम वो 50 सवाल जिनसे भय खाते हैं उन्हें हम छुएंगे नहीं ना। जब प्री क्वालिफाई नहीं होती है तो फिर हमारा गोल जो होता है, लक्ष्य जो होता है, वहां पर भी हम लोग विकल्प की तलाश में लग जाते हैं। Am I right या wrong? लेकिन जब प्री क्वालिफाई हो जाती है तो आप खुद बताइए सामने क्या विकल्प रहता है? सिर्फ एक, संकल्प मेंस एग्जाम। और फिर आपका उसमें, उस पढ़ाई में, कौन सी में? मेंस एग्जाम की में आपकी एनर्जी कैसी रहती है? हाँ बोलिए। अपने आप एनर्जी डेवलप आज हो जाती है। और यदि जब अपन प्री डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं और कहीं दूसरे विकल्प की तरफ जाते हैं, तब आपकी एनर्जी, उत्साह कैसा रहता है? लो होता है। जो भय पैदा होता है, इस भय को अपन लोग दूर करते हैं पहले, और प्री को अपन लोग 100% क्वालिफाई करें। तो देखो, सबसे पहले अपन को मेंस का तो पता है कि हमारे 4 पेपर है, और अनेकों बार भी आप लोगों ने लिख लिया होगा, जैसे मैं बोर्ड पे लिखता हूं कि प्री के जो कोर सब्जेक्ट हैं वो सभी सब्जेक्ट मेंस में है, सिर्फ रीजनिंग और मैथ नहीं है। लेकिन ये रीजनिंग और मैथ के 15-16 सवाल जो हैं, ये हमें प्री क्वालिफाई करने में मदद करते हैं। और यदि ढंग से यदि हो जाए रीजनिंग, तो अपने आराम से 10 सवाल तो सही हो सकते हैं। लेकिन कोर सब्जेक्ट जो हुआ पूरा राजस्थान, अब अपन राजस्थान को जब लिखते हैं तो टॉपिक का नाम प्री एग्जाम 2023, और अब तो इसको अपन 24 भी लिख देते हैं। आरएस प्री एग्जाम। तो पहली बार क्या गलती होती है? तो पहला अपन लोग यहां प्री पर बात कर रहे हैं और बहुत ही संजीदा समझेंगे प्री एग्जाम को। आप बताओ कितने प्रश्न आएंगे इसमें अपने? 150। अब 150 को जब अपन डिवाइड करेंगे तो आपका सबसे पहले राजस्थान आएगा कि नहीं आएगा? अब राजस्थान जब आएगा तो एक काम करो, इस राजस्थान के सब्जेक्टों का टुकड़ा करो। तो राजस्थान का सबसे पहले तो इतिहास ही आता है। इतिहास के साथ में जो सब्जेक्ट जुड़ा हुआ है वो भूगोल होता है, और भूगोल के साथ जो सब्जेक्ट जुड़ा होता है वो अर्थशास्त्र होता है, और अर्थशास्त्र के बाद में जब कोर सब्जेक्ट होता है वो अपनी राज्य व्यवस्था होती है। और राज्य व्यवस्था के बाद में अपन कला और संस्कृति को लेते हैं। और कला संस्कृति के बाद में समसामयिक, ये लो आप।
अब हमारा 150 में से ये वाला हिस्सा कितना है बताओ? 60 को ले लो। चलो अब जब अपन 60 को लेते हैं तो कितना बचा? अब यहां जब राजस्थान ले लिया तो इधर की साइड में अपने भारत करो, तो भारत का भी आप जब देखते हो तो बताओ इतिहास देखते हो नहीं देखते हो? तो अब ये इतिहास भारत का क्या राजस्थान से संपर्क रखता है कि नहीं रखता है? पूरा ही रखता है। आप पहला टॉपिक देख लो, पाषाण काल का है या नहीं है? सभ्यताओं का है या नहीं है? राजपूतों की उत्पत्ति का है? प्रतिहारों का है? चौहानों का है? उसके बाद गुहिलों का है? राठौड़ों का है? सिसोदियाओं का है? 1857 है? पूरा ही है इसका मतलब। तो अब देखो बराबर है ये दोनों, ये इतिहास और ये इतिहास। जब राजस्थान का भूगोल का जो सिलेबस है क्या वही भारत का भूगोल का है या नहीं है बताओ? बहुत बड़ा अंतर नहीं है ना। राजस्थान की जो अर्थव्यवस्था के टॉपिक हैं वही टॉपिक तो भारत में है, बहुत बड़ा अंतर नहीं है। राजस्थान में राज्यपाल और मुख्यमंत्री संविधान आता है तो भारत का भी आपका संविधान आ जाता है। अब कला और संस्कृति जो है ये हमारी इतिहास की यहां पर भी आती है, तो आप यहां भी कला संस्कृति को अलग ही करेंगे क्योंकि इसके नोट्स भी अलग ही बनवाए हैं मैंने। अब समसामयिक जो है वो भी भारत का और विश्व का बराबर ही आ रहा है। ये समसामयिक राजस्थान का आप अलग से थोड़ी पढ़ते हो, एक ही अखबार में आता है, भारत का, राजस्थान का और विश्व का। तो अब आप बताओ इनमें से जो अपन लिख रहे हैं इनमें से प्री और मेंस बराबर ही तो है, कोई अंतर नहीं है ना। अब यदि अपन इसमें जब जोड़ते हैं तो अपना विज्ञान को ले लें इधर, और विज्ञान के बाद में अपन किसको लेते हैं? रीजनिंग को। और फिर आपका रीजनिंग के साथ में गणित। कुछ और बच गया क्या प्री में? नहीं बचा है बताओ? सब कुछ यही है ना। अब सवाल है जो मुझे आपको समझाना है। 150 सवाल में से आप लोग यदि जैसे ही एग्जाम देने उतरोगे तो एक सबसे बड़ा डर जो अपन साइड में लिख रहे हैं गलतियां, भय क्या है? भय यहां लिख दूं, भय ऑब्लिक डर। वो हमारी जिंदगी का सबसे, हमारे पूरे कैरेक्टर का, आराम से पीछे लिखना, अभी मत लिखो, हमारे जन्म से लेकर और मृत्यु तक का सबसे बड़ा जो पॉइंट है वो है क्या है? बोलो। नेगेटिव मार्किंग। सही है या गलत है बताओ? आपको कभी भी जिंदगी में बचपन से लेकर लास्ट आज तक आपने सबसे पहले अपने पिता से, मां से जब भी सबसे छोटी चीज मांगी थी, सबसे छोटी गुड़िया, बंटी, कंचे, साइकिल, ये जो भी कुछ मांगा था, ईमानदारी से बताओ, नेगेटिव दिमाग था कि नहीं था कि मिलेगा या नहीं मिलेगा? था या नहीं था? कभी ऐसी चीज नहीं थी कि ये तो 100% होगा ही होगा।
तो हमारे मस्तिष्क में नहीं, पूरे ब्रह्मांड के जितने भी प्रगतिशील लोग होते हैं उनके दिमाग में सबसे पहले जब गोल आता है, गोल, तो वहां एक चीज निकल के आती है, नजरिया, सोच और दृष्टिकोण। अब ये सोच और नजरिया जो दृष्टिकोण है अपना, इस पर यदि हावी हो गया नेगेटिव हावी हो गया, तो निश्चित रूप से आपको भय सताने लग जाता है कि फैक्ट्री का जो निर्माण हो रहा है इसमें नेगेटिविटी ज्यादा आ रही है। तो जैसे ही नेगेटिविटी ज्यादा आएगी तो फिर आप उत्साहित रहेंगे या उदास में रहेंगे। तो ये जो उदास है अपनी भी फैक्ट्री है। अब इसी नेगेटिव मार्किंग का आप मुझे नेगेटिव शब्द का पॉजिटिव बोलो, इसका पर्यायवाची बोलो, आप अभी विलोम शब्द बोलो इसका पॉजिटिव। अब यदि हम पॉजिटिव होके ही जाएंगे एग्जाम में, तो फिर ये नेगेटिव हमारे लिए शून्य पे आ जाएगा। तो आज का विषय क्या है कि हमारे मस्तिष्क में नेगेटिव कोई किसी प्रकार का स्थान नहीं बना पाए। हमारे मस्तिष्क में हमारे पेपर को लेकर के, हमारी कैरियर एग्जाम को लेकर के एक क्षण भी किसी भी सवाल के प्रति नेगेटिव स्थान हमारे मस्तिष्क में है ही नहीं। हमने यदि पॉजिटिव की फाइल बनाई, लॉ ऑफ अट्रैक्शन वाली, इतना पॉजिटिव कि मेरा सिलेक्शन तो हो रहा है, चाहे वो एसडीएम में हो, चाहे डिप्टी में हो, चाहे एसीटीओ हो, चाहे डीटीओ हो, चाहे बीडीओ हो, चाहे अकाउंट्स हो, चाहे महिला बाल विकास हो, चाहे सीडीपीओ हो, चाहे जेल हो, चाहे लेबर हो, चाहे मंडी हो, चाहे कोऑपरेटिव हो, चाहे तहसीलदार हो, चाहे एक्साइज हो, चाहे सेल टैक्स हो, सिलेक्शन तो हो रहा है। ये पॉजिटिव जैसे ही अपने भीतर आया, किसका? लॉ ऑफ अट्रैक्शन का। अब आपके सवाल आएंगे कि सर ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन का जन्म कहां से होगा, कैसे होगा? तो सबसे पहले तो आप मुझे ये बता दीजिए कि नेगेटिव ही हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा अवरोध है या नहीं है, बताइए। अन्यथा आपको मैं अभी बता देता हूं, 2018 और 2021 का यदि आपको पेपर दिया जाए, इस समय आप राजी उसमें से 70-75 सवाल करने के हकदार हैं। आप हाँ कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? लेकिन इस समय आपके ऊपर क्या वजन नहीं है? डर, भय और डर की बात करो, नेगेटिव नहीं, डर और भय नहीं है। क्यों? क्योंकि इस समय आपकी एग्जाम जो आपका कैरियर बनाएगी वो नहीं हो रही है। क्या अपन लोग सही रास्ते पर बात कर रहे हैं? yes, sir। और यही जब पेपर एग्जाम हॉल में होगा जो अपने कैरियर से जुड़ा हुआ होगा, फिर उसमें मेंस भी दिखाई देगी और फिर उसमें इंटरव्यू भी दिखाई देगी, वहां हमारे ऊपर भय पैदा हो जाता है। किसका? नेगेटिव का। और आते हुए सवाल भी गलत हो जाते हैं। तो अभी आप जो देख रहे हो, पूरे भारत के अखबार न्यूज पेपरों में मेंटरशिप प्रोग्राम हर विद्यार्थी से पसंद कर रहा है कि हमसे गलतियां कहां होती है।
गलतियां कहां हुई है कि आज यदि गोरा करने वाली क्रीम वास्तव में ही गोरा कर दे तो फिर सबसे ज्यादा बिकेगी अफ्रीका में। यदि कद बढ़ाने वाली दवाई, लंबाई बढ़ाने वाली दवाई यदि लंबाई को बढ़ा दे तो सबसे ज्यादा बिकनी चाहिए नेपाल, चाइना और जापान में। यदि किसी भी शैम्पू से बाल उग जाएं या नरम हो जाएं या अच्छे हो जाएं तो फिर वो शैम्पू बिकेगा वेस्ट इंडीज में। लेकिन ये सभी चीजें भारत में क्यों बिकती है? क्योंकि भारत का 99% जन समूह मानव विज्ञापन के माध्यम से ही अपना निर्णय लेता है और यही हमारा कैरियर है। हमारा कैरियर भी विज्ञापनों से ही चलता है। अब आप बताइए ये समस्त सामग्रियां कहां से आ रही है? तीनों चारों यूरोप से। और कहां बिक्री हो रही है इन सबकी ज्यादा? भारत में। तो इन्हीं विज्ञापनों के माध्यम से ही भारत का युवा भी निर्णय लेता है। लेकिन वो निर्णय लेना भी होता है, लेकिन निर्णय कौन सी मेंटरशिप का ले? जो जिस रास्ते से गुजरा नहीं वो उस रास्ते को बता नहीं सकता। आपको पता है कि आज जैसे विकास देवकीर्ति साहब हैं, खुद आईएएस सेलेक्टेड हैं, तो वो कॉन्फिडेंस के साथ बात करते हैं। रोमन सैनी साहब हैं अनअकैडमी वाले, खुद आईएएस सेलेक्टेड हैं, तो वो कॉन्फिडेंस से बात करते हैं। मैं खुद आरएस टॉपर हूं तो कॉन्फिडेंस के साथ बात करता हूं। सवाल है कि आप विद्यार्थी उसे कितना स्वीकार करते हैं। लेकिन अब आप कर रहे हो इस समय कि सर इतना पढ़ाई से डर नहीं लगता, पढ़ाई का कोई भय कभी हमको कभी नहीं सताता कि हम 6 घंटे पढ़ें, 8 घंटे पढ़ें, 10 घंटे पढ़ें। हमेशा एक भय सताता है रिजल्ट को लेकर, होगा या नहीं होगा। तो वो क्या चीज है हमारे मस्तिष्क में, क्या बैठ गया ज्यादा? और ये भय किसका बैठा है? नेगेटिविटी का। अब इस नेगेटिविटी को तो अपन शून्य पे लाते हैं सबसे पहले। और जो मैंने अभी आपसे बोला है कि हमें आरएस, आरपीएस, डीटीओ, एसीटीओ, डीएसओ, बीडीओ, अकाउंट्स या जहां भी टिकना है वो अपने हाथ में नहीं होगा, आपके हाथ में तो है। यदि आपको पता है कि मैं 450 अंक ले लूंगी पहले ही मेंस में, तो निश्चित रूप से मैं ऊपर ही रहूंगा। मैं ये नहीं कहूंगा कि आप डीटीओ बनोगे या एसीटीओ बनोगे, लेकिन मैं ये कह दूंगा कि आपके पेपर होते समय इस समय कि आपका सिलेक्शन हो रहा है। तो सबसे पहले आप ये देखिए माय डियर फ्रेंड्स, यहां कौन सी तकलीफ है जो आपको सताती है इस राजस्थान में और इस भारत में। और चलिए आप विश्व को भी देख लो। विश्व का इतिहास जो है वो तो मेंस में आएगा, लेकिन विश्व का भूगोल है, अर्थशास्त्र है, करंट है, वो तो प्री में आता है। आप इस पूरे विषय को देखिए कि आपको कौन सी चीज है जो तकलीफ देती है। कहां ऐसी उलझन है जो हमें तकलीफ देती है? मतलब तकलीफ का तो जन्म ही नहीं हो रहा। सामान्य दृष्टि से जब हम यहां 150 सवाल में से यदि बहुत अच्छी तरह से 100 सवाल हल करना चाहें तो हमारे सामने ये मेंस प्री और मेंस पूरा ही दिख रहा है। आप बताइए अब यहां पर 100 सवाल हल कैसे नहीं होंगे?
एक एक व्यक्ति बता मुझे। हम दावे के साथ कह सकते हैं कि मैं भारत का टॉप मेंटरशिप में आता हूं। आप आराम से बहस कीजिए कि सर यहां तकलीफ है जिसे आप पढ़ नहीं सकते। कोई तकलीफ है नहीं है तो फिर लॉ ऑफ अट्रैक्शन के पास चलें अपन लोग, जहां अपन नेगेटिव को हमेशा के लिए डिलीट कर दें, अर्थात हमारे मस्तिष्क की तरफ आवे ही नहीं। तो सबसे पहले आप लोग क्या करोगे? आप लोग पूरा पुराना जो हमारा पैटर्न है 2013, 16, 18, 21 के जो पेपर है प्री के और मेंस के और इंटरव्यू, इसको पूरी तरह से आप देखोगे, क्योंकि इस समय आपके YouTube चैनल पर सब कुछ है, सभी ऐप पर सब कुछ है। आपके पास 2013, 2016, 2018, 2021 का पेरी का पेपर है या नहीं है? है। अब लेकिन यहां आपको ऑर्डर दिया जाता है, जैसे सेना का जो ऑर्डर होता है वो कभी टलता नहीं है, लेकिन कोचिंग का टीचर जब अपने विद्यार्थी को ऑर्डर देता है तो विद्यार्थी के दिमाग में क्या आ जाती है? नेगेटिविटी आ जाती है। क्यों? क्योंकि वहां आधे विद्यार्थी मूर्ख होते हैं, अविवेकशील अंधभक्त होते हैं, उनके भीतर नेगेटिविटी इतनी ज्यादा होती है कि उनको पॉजिटिव किया ही नहीं जा सकता। तो आज आप अपनी डायरी लिखें कि मुझे एक क्षण भी अपनी जिंदगी में नेगेटिव व्यक्ति के साथ एक क्षण नहीं गुजारना है, एक क्षण भी। आप हमेशा लॉ ऑफ अट्रैक्शन से क्या बात करोगे रिंकू? यार डीटीओ में नहीं हो जाए मेरा, मुझे डीटीओ पसंद नहीं है, मुझे वीडियो पसंद है। चलिए ये शब्द कैसा लगा? कैसा लगा? अब यार प्री में होगा या नहीं होगा, ये कैसा लगा? आप इन दोनों में से किसके साथ रहना चाहते हो? देख किसी भी स्थिति में तू कुछ भी कहे, रिटर्न तो 400 से ज्यादा लाऊंगा, क्योंकि राजस्थान का एक भी गलती नहीं करूंगा। पहला पेपर में हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, प्रबंध, लेखांकन, अंकेक्षण, भाई साहब मैंने इतने ढंग से किया है कि ईमानदारी से 125 तो फोड़ूंगा मैं यहां से। सेकंड में मैंने एथिक्स को इतने ढंग से नोट्स तैयार किए हैं, बीएल सर के साथ इतना ढंग से तैयार किया है। साइंस का मैंने कुछ नहीं छोड़ा है, करंट को, साइंस टैग को मैंने इतने ढंग से लिया है। ज्योग्राफी का तो मैंने कुछ छोड़ा ही नहीं, 100% से 135-40 तक कवर करूंगा। पब्लिक एड तो इतना ढंग से मैंने कर दिया कि 65 में से 60 तो मेरी गारंटी है। पॉलिटिकल साइंस का पूरा पार्ट 75 में से 100% 150 ला के बताऊंगा, आप देख लेना। तो 110 तो यही हो गए। खेल योग को तो मैं इतना ढंग से लिखता जा रहा हूं, व्यवहार और विधि को मैं इतना ढंग से कर रहा हूं, कोई गलत नहीं होने दूंगा। 100% यहां भी मैं 125 से ऊपर लाऊंगा। और हिंदी की जो ग्रामर है, चाहे संधि हो, समास हो, प्रत्यय हो, उपसर्ग हो, पर्यायवाची हो, शब्द शुद्धि हो, वाक्य शुद्धि हो, लोकोक्ति हो, मुहावरे हो, इंग्लिश से हिंदी हो, हिंदी से इंग्लिश हो, शुद्धिकरण हो, चाहे पल्लवन हो, वृद्धिकरण हो, पत्र लेखन हो, वहां निविदा हो, चाहे सर्कुलर परिपत्र हो और निबंध हो। अब बताओ, गारंटी है 120 में से 100 टच करना है मुझे किसी भी स्थिति। मैंने इतना लिख लिया, इतना सर को चेक करा दिया। इंग्लिश को भी मैं इतना ढंग से कर रहा हूं, कर रही हूं कि गारंटी से पहला 4th पेपर तो 150 तक लाना है। ये जब चर्चा आप विद्यार्थी से करते हो, तब क्या लॉ ऑफ अट्रैक्शन आता है या नहीं आता है? आता है या नहीं आता है? यही चारों विषयों की बात जब आप नेगेटिव थॉट में जाते हो और उस व्यक्ति से बात करते हो
जो जिंदगी की तुच्छ चीज है, जो हमारे लिए बनी नहीं है कि यार प्री में होगा या नहीं होगा। एक बार प्री में हो गया ना तो फिर देखना टॉप करके बता दूंगा। तो जब एक बार ऐसा शब्द बोल रहा है, एक बार प्री में हो गया ना तो टॉप करके बता दूंगा, इसका मतलब उसका प्री में हो नहीं रहा है। तो पहले वाले व्यक्ति के साथ में लॉ ऑफ अट्रैक्शन कार्य करेगा या सेकंड वाले के पास करेगा? सेकंड वाले को तो ये 4 पेपरों की नॉलेज है ही नहीं। और जब आपका इंटरव्यू वाला पार्ट भी आपको दिखाई दे रहा है कि इंटरव्यू में भी हमें कभी कभी एक एक रैंक पर 12-12, 15-15 विद्यार्थी देखते हैं हम लोग। जब आपकी लिस्ट देखते हो, अभी आईएएस में जब आपने देखा होगा तो जैसे ही आपने देखा होगा 918 पर 20-20 जने हैं, तो फिर अब आप कैसे इस नेगेटिव को काटोगे, कैसे आप पॉजिटिव को लाओगे? आप ये बताइए। सबसे पहले आपका राजस्थान वाला जो पार्ट है, यहां कोई गणित के फार्मूले नहीं है, इंग्लिश की कोई वोकैबुलरी नहीं है, कहीं भी आपके रीजनिंग का कोई मेथड नहीं है, किसी भी प्रकार के साइंस की कोई तकलीफ नहीं है। तो बताओ क्या है? तो माय डियर फ्रेंड, इसको आप इतने ढंग से तैयार करो लिख लिख करके कि आपका कोई सवाल गलत ही नहीं हो। अब हम राजस्थान के व्यक्ति हैं और राजस्थान के यदि जल्दी से जब हम कभी जिले पूछ लेते हैं किसी विद्यार्थी से, तो जानता वो तो खुशी से बोलता, और जो नहीं जानता वो जिले तक नहीं बोलता, तो फिर बताइए उसका तो अधिकार आरएस का फोरम का नहीं बनता है। तो जब तुम बहुत बड़ा काम करने जा रहे हो, बहुत बड़े का मतलब क्या होता है आप जानती हो? बहुत बड़े का मतलब है कि आप एक डिवीजन के मालिक बनते हो और उस पूरे डिवीजन के जितने किसान हैं, जितने भी व्यक्ति हैं, उन सबकी तकलीफों को आप हल करने वाले बनते हो। और इन दिनों में आप देख रहे हो खेतीबाड़ी का समय है, रास्ते रोक देता है व्यक्ति, तो बताइए जिसका रास्ता रुक गया वो कहां जाता है खुलाने के लिए? एसडीएम के पास। तो आप किसकी तैयारी कर रहे हो बताओ? तो क्या आपको तुच्छ चीजों में बात करनी चाहिए? तो एक क्षण के लिए भी आप तुच्छ बात नहीं कर सकते। और ये तुच्छ बात जिस दिन अपनी डिक्शनरी से दूर हो गई तो फिर अपने आप ही अपन लॉ ऑफ अट्रैक्शन की तरफ चले जाएंगे। तो सबसे पहले हमारी जो हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक है, पॉलिटिकल साइंस है, राज व्यवस्था राजस्थान की, राजस्थान का सामाजिक जीवन है, धार्मिक जीवन है, कला संस्कृति है, भाषा और साहित्य है, करंट है, ये हमें पढ़ने ही तो होते हैं। और आपका टीचर इनको खुल करके आपसे बात करता है, लेकिन टीचर जो पढ़ा रहा है अब उससे आगे बढ़ने वाली क्लास है आज की। तो क्या करना है? हमें राजस्थान बोर्ड की जो किताब होती है, 10वीं 11वीं 12वीं जो भी है, राजस्थान बोर्ड की किताब, ये सब किताब कौन लिखते हैं? ये हर साल आप लिख तो लोगे ना बाद में, अभी तो मैं बोलता ही जा रहा हूं, याद रहेगा ना? हर साल ये लिखी जाती है अलग तरीके से। और दोनों ही शासनों में, चाहे कांग्रेस का हो चाहे बीजेपी का हो, दोनों ही जगह पर आपको याद रहेगा, इसलिए आप अलर्ट रहें, वापस बता दूंगा। हमेशा ये सब चीजें इतने चौड़े में नहीं बताई जा रही है, लेकिन मैं बता रहा हूं। तो मैं कांग्रेस के सामने, कांग्रेस की विचारधारा के, यूनिवर्सिटी के, कॉलेज के टीचर ही उस किताब को लिखते हैं, और जो लिखते हैं वही पेपर के पैनल में होते हैं।
तो आपको वो किताब तो बिल्कुल चाटनी होती है। जैसे ही सरकारें बदलती है, शासन बदलता है, तो आपको पता है वहां कुछ सिलेबस बदलते हैं। जैसे ही बीजेपी की सरकार आती है तो वहां बोर्ड बदल जाएंगे, राजस्थान बोर्ड का चेयरमैन बदल जाएगा, सब कुछ बदल जाते हैं। तो क्या बदल जाएगा? साथ में ही विचारधारा। क्या बदल जाएगी? विचारधारा। तो वो पेपर बनाने वाला पैनल भी बदल जाता है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे? जो अपन यहां पढ़ रहे हैं, ये जो पढ़ाई है अपनी, ये तो क्या दे रही है आपको? समझ विकसित कर रही है, जो आपके रजिस्टर में है। लेकिन आपको क्या रखना है अपने पास में? राजस्थान बोर्ड की किताबें। क्लियर है सब कुछ? इस किताब के साथ में अपन को एनसीईआरटी भी रखनी होती है, और एनसीईआरटी के साथ में अपन को सीबीएसई बोर्ड की भी 11th और 12th की किताब भी रखनी होती है। ये किताब छोटी है, बहुत ज्यादा बड़ी नहीं है। आप 24-24 घंटे में एक एक किताब को पूरी इसलिए कर लेते हो क्योंकि अपनी समझ यहां विकसित हो चुकी है। अपन ने एक एक टॉपिक को बहुत ढंग से पढ़ा है, एक एक टॉपिक को विस्तार से पढ़ा है। तो कोचिंग क्या काम करती है? आपकी समझ को विकसित करती है। तो आपको राजस्थान बोर्ड की किताब, एनसीईआरटी वाली किताब, और आपको सीबीएसई वाली किताब। अब ऐसा क्यों? अब ऐसा क्यों? क्योंकि यूपीएससी और आरपीएससी, जितनी भी पीएससी है स्टेट की, वो चाहती है कि किसी भी कोचिंग के नोट्स में से या गाइड में से सवाल नहीं मिलने चाहिए, क्योंकि फिर वहां लांछन लगते हैं। आए दिन आप देखते हो कोर्ट में ये सब चीजें जाती रहती है। तो आरपीएससी हो, चाहे यूपीएससी हो, चाहे अदर स्टेट की पीएससी हो, उनके पास में प्रमाणिक विषय क्या होते हैं? खुद के। उनकी अकादमी होती है, उनके बोर्ड होते हैं, उनकी एनसीईआरटी होती है, उनकी सीबीएसई किताब होती है, उनके पैनल होते हैं विश्वसनीय। वही कोर्ट उन किताबों को मानता है। एकदम क्लियर हो गया सवाल? कोर्ट में अपन कभी भी गाइड को पेश नहीं करते हैं। तो हमेशा आपने देखा होगा जब भी आईएएस का एग्जाम होता है, तो जिस पैटर्न पर हम हमारे विद्यार्थी को पूरे साल तैयार करके भेजते हैं एग्जाम में, वहां पेपर का पैटर्न ही चेंज हो जाता है। सवाल वही होंगे, सिलेबस वही होगा, लेकिन उसमें तरीके बदल जाते हैं। तो इस बात को तो सबको पता है, हमको बताइए है या नहीं है पता? तो ऐसे ही अपने आरपीएससी में जब भी कोई भी सवाल, चाहे हिस्ट्री का हो, चाहे ज्योग्राफी का हो, चाहे किसी का भी हो, डायरेक्ट यदि हमको कहीं से दिखाई देता है तो वो राजस्थान बोर्ड से, एनसीईआरटी से और सीबीएसई की किताबों से दिखता है। समझ रहे हो आप इन बातों को? तो ये तीनों चीजें अपने पास हो गई। ओके, अब आते हैं चौथे पॉइंट पर। हम लोगों ने यहां पढ़ाई की है, हमारे रजिस्टर बहुत भर चुके हैं, लेकिन टेक्स्ट बुक्स जो होती है, जो एक विद्वान लेखक लगभग अपने 15, 20, 25 साल की नौकरी के बाद किसी भी सब्जेक्ट के विषय को लिखता है, वो डिटेल्स में लिखता है। इसे अपन बोलते हैं टेक्स्ट बुक्स। अब उसको पढ़ने पर क्या होता है? हमें डिटेल्स सामग्री मिल जाती है, कहानी सी क्या होती है? कहानियां मिलती है। जैसे मान लीजिए किसी भी टॉपिक को अपन उठाते हैं, सम्राट अशोक को उठाते हैं। आप भी चाहते हो, आपका भी मन चाहता है कि मैं सम्राट अशोक के जन्म से लेकर मृत्यु तक सब कुछ पढ़ लूं। बोलो चाहते हो नहीं चाहते हो? लेकिन जब तुम्हारे पास समय नहीं होता है, तब आप क्या चाहती हो
कि मैं वो ऊपर ऊपर के सवाल करूं जो परीक्षा में आने वाले होते हैं। तो ऐसा करते समय फिर क्या जन्म ले लेता है? भय पैदा लेता है। और जैसे ही कम पढ़ते हैं अपन शॉर्ट में कि काम काम की चीज पढ़ूं, तो बताओ काम काम की चीज का तो अपन को किसी को पता चलता ही नहीं है। तो ये भय पैदा नहीं हो, ये नेगेटिव पैदा नहीं हो, इसलिए माय डियर फ्रेंड हम लोगों ने बात की राजस्थान बोर्ड, सीबीएसई, एनसीईआरटी और अपनी टेक्स्ट बुक्स। अब ये सब याद होने के बाद जो मैं आपको सबसे बड़ा रामबाण अर्थात ब्रह्मास्त्र दे रहा हूं आज इस समय, जैसे ही आपने किसी भी एक व्यक्ति के लिए या टॉपिक के लिए पढ़ लिया और आपने रफ वर्क कर ली, रफ वर्क के बाद में आपने खुद के नोट्स डिटेल्स कर लिए, मेरा शब्द क्या पकड़ा है आपने? डिटेल्स कर लिए। इसके बाद यदि आप एक विद्वान टेक्स्ट बुक्स जो लिख रहा है उसके बाद आप किसी दूसरी किताब को किसी भी बुक सेलर की चौड़े रास्ते में या टोंक फाटक या बरकत नगर या कहीं भी खड़े होकर के देखोगे तो आपको वो टॉपिक का 1 मिनट में पता चल जाएगा कि इसमें कुछ भी ज्यादा ऐसा नहीं है कि मैं खरीदूं। लेकिन यदि कोई नई किताब आई हो मार्केट में और आपको आपका टॉपिक, आपके दिमाग में क्या टॉपिक है? राष्ट्रपति का, मूल अधिकारों का, नीति निषेधक तत्वों का, ज्योग्राफी की नदियों का या जलवायु का, या हिस्ट्री में मौर्य काल का, गुप्त काल का नॉलेज है ना अपन सबको। लेकिन आपकी इच्छा और बढ़ रही है कि और किताब और रख लूं। क्यों? क्योंकि मुझे ये काम करना ही नहीं है, मुझे ये दिमाग से डिलीट करना है। तो जैसे ही जब आपने सब कुछ पढ़ लिया, आपके दिमाग में पूरा सिलेबस दिमाग में याद हुआ, सबसे पहले क्या किया हम लोगों ने? रफ वर्क की। रफ वर्क के बाद में आपने देखो राजस्थान बोर्ड भी पढ़ा, आपने एनसीईआरटी को भी पढ़ा, आपने सीबीएसई को पढ़ा, और आपने यहां डिटेल्स में जो टीचर आ रहा है जाने कितनी किताब पढ़ के आपको पढ़ा रहा है, आपके एक एक टॉपिक के 50-50 पेज बन गए। जब सब कुछ पढ़ने के बाद आपके दिमाग में वो टॉपिक क्लियर हो गया, जैसे ही आपको लग रहा है कि मार्केट जाना चाहिए, कोई किताब देखनी चाहिए, तो आपने जैसे ही कोई किताब देखी तो आप क्या खोलोगे? किसी टॉपिक को देखोगे। अब जैसे ही उस टॉपिक में चाहे 5 लाइन अलग मिल गई जो संभावित कोई नई चीज होती है, उस किताब को खरीदना जरूरी है। क्यों? क्योंकि वहां जब उस टॉपिक में 5 लाइन ज्यादा मिली है तो किसी दूसरे टॉपिक में भी ज्यादा मिली है, तीसरे टॉपिक में भी ज्यादा मिली है। अब आप वो किताब जो खरीद के लाई थी, जो किताब आप खरीद के लाई थी, वो किताब को आप केवल और केवल 2 दिन में पूरा कर देती हो। और जब केवल 2 दिन में जब पूरा कर देती हो तो फिर अपन लोग सब कुछ कर लेते हैं। और जब ये सब कुछ करने के बाद अपन लोग टेस्ट पेपर जब लेते हैं, जितने भी टेस्ट पेपर देते हैं, तो जैसे ही अपन लोगों ने हमारे टेस्ट पेपर दिए, अपन लोगों ने जैसे ही टेस्ट पेपर दिए, हर टॉपिक के दोस्तों से बनवाओ, आपस में एक दूसरे से दोस्तों से बनाओ। मेंटरशिप तो करता ही है, कोचिंग तो बनाती है, अच्छे दोस्तों से बनाओ कि यार तू 100 प्रश्न बना, मैं तेरे लिए 100 प्रश्न बना रहा हूं। फिर आपका कॉन्फिडेंस का जो लेवल होगा आप सोच नहीं सकते। क्यों? क्योंकि आप जो टेस्ट पेपर बना रही हो, उस वक्त आप जो पेपर बना रही हो, क्या दूसरे के लिए ही बना रही हो या फिर खुद के लिए भी काम आ रहा है? दूसरा दोस्त आपका जो बना रहा है वो खुद के लिए भी काम आ रहा है या आपके लिए काम आ रहा है? तो आपने 200 प्रश्न बनाए, आपकी आदत पड़ गई। अब आप लोग सोचो ही मत कि आप आरपीएस बनोगे। इस रणनीति से आप सीधे ही आरएस ही बनोगे। क्योंकि
जब पेपर बना रहा है दोस्त, वो हर स्थिति में घुमा रहा है, लेकिन वो कौन होना चाहिए? आपका दोस्त। वो वाकई में आपका क्या होना चाहिए? जिगर का टुकड़ा होना चाहिए। तो ऐसी स्थिति जब अपन कर लेते हैं, तो ये जैसे ही हमारा खत्म हुआ, तो आप जब क्या करते हो, टेस्ट पेपर देने लग जाते हो आपस में ज्यादा से ज्यादा। कोचिंग का टेस्ट पेपर तो फिर बहुत छोटा हो जाएगा। 100% अपन लोग जब भी देखेंगे तो क्या करेंगे, जैसे 150 में से लास्ट पॉइंट, जैसे 150 में से आप लोग यदि सवाल 110 करते हो, यदि सवाल 120 करते हो और आपके नेगेटिव यहां पर 10 हो रहे हैं या 15 हो रहे हैं, तो ये तो होंगे ही होंगे। लेकिन एक दौर ऐसा आएगा कि आप यहां 110 करोगे ही नहीं, और कितने करोगे? 100, तो नेगेटिव हुआ ही नहीं। आपकी आदत, आपकी हैबिट, जो कुछ भी है इस दुनिया में, हमारी आदत का ही परिणाम है। आप जो कुछ भी हैं आज, आपकी पिछली जिंदगी की आदत का ही परिणाम है। जो कुछ भी है आज, आप अपनी पिछली जिंदगी की हैबिट का ही परिणाम है। और जब अपनी हैबिट, अपनी आदत इन सब चीजों को जीत लेगी, उस वक्त अपन इतने पेपर दे चुके होंगे कि आप डिसीजन ले लोगे कि मुझे राजी राजी करने में, हर पेपर में कम से कम 50 पेपर देने में, सब्जेक्ट वाइज अलग देने में मैं आसानी से 100 सही कर रहा हूं, तो मैं यहां 110 120 नहीं करूंगा, अर्थात मैंने इसको खत्म कर लिया है। क्यों? ये आपकी क्या बन गई? आदत। और सब कुछ आज जो भी है, ये हमारी आदत है। आज इस वर्ल्ड पर जो भी व्यक्ति राज कर रहा है सफल, वो उसकी आदत का ही परिणाम है। इससे बड़ा कोई शब्द नहीं है धरती पर, आदत। और इस आदत के लिए अब आपको करना क्या है? एक्स्ट्रा। क्या करना है? एक्स्ट्रा। दूसरों से अलग, दूसरों से एक्स्ट्रा। एक ऐसी सोच विकसित करनी है, एक ऐसा नजरिया आपको विकसित करना है कि जब मुझे यही करना है और मैं इन्हीं से जब आरएस बन रहा हूं, बन रही हूं, तो मुझे तो करना ही है। अब मेरी आदत का हिस्सा यह बन चुका है कि सर ने मुझसे यह कहा है कि आप जब कम से कम 150 टेस्ट पेपर दोगे, और जब हम 150 टेस्ट पेपर दे लेंगे, मैं इतनी आदत विकसित कर चुका हूं कि मेरा सवाल गलत नहीं हो रहा, तो ये जो सबसे बड़ी चीज है, इसको तो मैं अपने घर से एग्जाम सेंटर पर ले नहीं जा रहा। और जैसे ही जब आप प्री में स्कोर करोगी, तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा मेंस का। एक तो प्री में आप बिल्कुल बॉर्डर पे आओगी, और एक आप हाई लेवल का स्कोर करोगी, तो फिर आपका मेंस का स्कोर के प्रति भी आप पॉजिटिव हो जाओगे। तो माय डियर फ्रेंड्स, आप जो पढ़ रहे हैं वो आप पढ़े। कोचिंग्स जो है वो बहुत डिटेल्स पढ़ा रही है, लेकिन आज के बाद जो आपको त्यागना था, वो सबसे बड़ी चीज जो अपन ने त्यागी है, जो हमारी जिंदगी में 98% लोगों की सबसे बड़ी आदत, वो है नेगेटिव थॉट। क्या है? नेगेटिव थॉट। ये नेगेटिव थॉट जैसे ही अपन को डिलीट करेंगे, तो किसका जन्म हो जाएगा? पॉजिटिव थॉट का। और जब जैसे ही पॉजिटिव थॉट शुरू होगा, तो आप देखना, इनको पढ़ते समय राजी राजी आप लोग
12 घंटे प्रतिदिन देना स्वीकार कर लोगे, और ये आज से ही होना चाहिए। अब आप ये पूछे कि सर आपने वो शब्द नहीं बताया कि वो तुच्छ बात क्या होती है। वो तुच्छ बात होती है वैकेंसी कब आएगी। क्यों? ये तो हमें पता है कि वैकेंसी तो आएगी, तो फिर हम उस पर डिस्कस क्यों करें? सर इसलिए डिस्कस करते हैं कि घर में कोई शादी है, घर में कोई जन्मदिन है, घर में कोई प्रोग्राम है, वो भी हमारे लिए डिलीट है। क्योंकि अभी 3 दिन पहले सहायक प्रोफेसर कॉलेज की वैकेंसी आई है, और ये वैकेंसी लगभग 1 साल से पेंडिंग थी। और सबको पता है कि इस सहायक प्रोफेसर में नेट और सेट योग्यता होती है, एमए क्वालिफाई होता है, 3 पेपर होते हैं, 2 पेपर खुद के 150 के सवाल सब्जेक्ट के अपने होते हैं, और 100 प्रश्न राजस्थान की जीके के होते हैं। 3 दिन में जितने भी लोगों से मिला हूं, सबने एक ही वर्ड बोला है, सर 3rd पेपर जीके का में तकलीफ है। अब ये बताइए, जब खुद का पेपर जब अपन एमए कर रहे थे, तो खुद का पेपर में आप पढ़ रहे थे, तो आपको ये पता था ना कि हम सहायक प्रोफेसर की एग्जाम देंगे, तो फिर क्यों नहीं आपने इस काम को भी साथ में कर लिया होता? नंबर 1 बात। नंबर 2, अभी मैंने क्या बोला है, 1 साल से पेंडिंग थी, लेकिन जैसे ये परसों आई तो एक संभावना बनी कि यार एग्जाम कहीं 2.5-3 महीने भी हो सकती है। तो ये तो कम समय है, ये तो कम समय है। तो ये कौन सी शब्द बोला है मैंने? तुच्छ। ये किस में जाता है? तुच्छ में। तो आज के बाद हमारा विद्यार्थी यदि एक क्षण भी समय नष्ट करता है, ये कौन है? तुच्छ। ये कौन है? तुच्छ। क्यों? क्योंकि वैकेंसी तो कल भी आ सकती है, आरएस की वैकेंसी कल भी आ सकती है, परसों भी आ सकती है, क्योंकि पेंडिंग है। तो हमें आराम से बहुत अच्छा समय मिला है, बहुत अच्छा समय आगे मिलेगा। हम लोगों को तो ये चीजों को डर दूर करना है। नेगेटिव शब्द को आज जब हम आग ही लगा दें, जिस चीज में जब आप आग लगा देते हो, किसी भी कागज को फाड़ के और आप आग लगा दो और फिर दोबारा तैयार कर दो, चलो कोई है माई का लाल ऐसा? तो जब आपने आज अपने नेगेटिव को जला दिया, अपने मस्तिष्क से डिलीट कर दिया, तो फिर वापस वो प्रवेश इसलिए नहीं करेगा क्योंकि हमारा काम पॉजिटिव है। और पॉजिटिव क्या चीज है? इनको हमें ज्यादा से ज्यादा पढ़ लेना। जब हम इनको ज्यादा से ज्यादा पढ़ लेंगे तो हमें सवाल कितने सही करने की आदत डाल लेनी है? 100 सवाल सही करने की। तो हम वो 50 सवाल जिनसे भय खाते हैं, उन्हें हम छुएंगे नहीं ना। अब कोई कहे सर कैसे करेंगे ये? क्यों? हमने आदत इतनी अच्छी डाल ली, हमने इतने टेस्ट पेपर दे लिए, इतने टेस्ट पेपर दे लिए, कम से कम हमने 50 से 100 बार टेस्ट पेपर दे लिए, और हर पेपर में 150 में से मैं 100 सही कर रहा हूं। तो हमारी आदत हो चुकी है हर कठिन पेपर को हल करने की। अब बताइए, आपको पास होने के लिए कितने चाहिए? 150 में से 70। तो अपने अपना काम कर लिया, अर्थात अब हमारा प्री में कोई डर नहीं है। तो आज क्या अपन लोगों ने रिजोल्यूशन लिया है, संकल्प लिया है, और वो संकल्प हमारा क्या है कि किसी भी स्थिति में एक क्षण भी मुझे किसी भी विषय के प्रति नेगेटिव नहीं होना है। एक क्षण भी, एक क्षण भी। और यदि मैं ऐसा करता हूं तो मैं किसको जन्म दे रहा हूं? तुच्छता को। किसको जन्म दे रहा हूं? तुच्छता को। लेकिन मेरा जीवन उसके लिए न होकर किसके लिए हुआ है? आरएस के लिए। अब मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुना देता हूं, बहुत ज्यादा गंभीर नहीं होंगे, मुस्कुराहट लाइए।
हम सभी एक बार बैठे थे, हाँ बोलो, बैठे थे ना आप लोग? तो बैठे थे तो वैसे ही चौपाल हो रही थी अपनी सबकी। यार एक काम करो, आज कोई न कोई संकल्प ले लेते हैं। किरण ने संकल्प लिया कि 14 घंटे तो पढ़ ही पढ़ूंगी। रिंकू ने संकल्प लिया कि निश्चित रूप से 12 घंटे तो पढ़ ही पढ़ूंगी। कमलेश ने संकल्प लिया कि परीक्षा से पहले इधर उधर एक क्षण भी नहीं जाऊंगी। प्रिया ने संकल्प लिया कि बहुत अच्छा मेडिटेशन के साथ में आराम से 12-15 घंटा तो पढ़ूंगी। संकल्प सबने अपना अपना लिया, लेकिन अशोक कह रहा है कि मेरा तो संकल्प कुछ है ही नहीं है। लेकिन हमने सबने कहा कुछ तो आपको लेना ही पड़ेगा भाई, बिना संकल्प के तो आप उठ नहीं सकते क्योंकि चौपाल बैठी है। तो इस अशोक ने कहा कि मैं आज के बाद एक संकल्प लेता हूं कि ये जो खुमार है ना, इसको देखे बगैर मैं कभी भी खाना नहीं खाऊंगा, क्योंकि उसका घर सामने ही था। कोई बात नहीं, संकल्प तो संकल्प ही है भाई, संकल्प तो संकल्प ही होता है। चलिए बात, आप लोग पढ़ रहे हो, अपना अपना संकल्प पूरा कर रहे हो। 2 दिन गुजरे, 4 दिन गुजरे, 8 दिन गुजरे, 10वें दिन क्या हुआ? कुमार जो है अपने गधे को लेकर के और जहां तालाब होता है, जहां मिट्टी खोदते हैं, वहां चला गया साहब। अब ये बात हो गई कम से कम 1 बज गया। अशोक भूखा मर रहा है। इसने पूछा यार कहां गया? क्यों, संकल्प तो तोड़ नहीं सकता, संकल्प आप तोड़ नहीं सकते, ले रखे अपन सब लोगों ने। तो जैसे ही पता किया उसकी पत्नी से कि आ रहा होगा, आ जाएगा थोड़ी देर में ही, कि जब तक तो भूख ही लग जाएगी, मैं ही जा आता हूं। तो जैसे ये तालाब में गया जहां काली मिट्टी वो खोद रहा था, तो जैसे ही वो खोद रहा था कुमार, उस कुमार को क्या हुआ, उस दिन वहां सोने का घड़ा मिल गया। क्या मिल गया? सोने का घड़ा। अब जैसे ही वो सोने के घड़े को अपने गधे के जो रहता है ना चारों तरफ में वो तिरपाल सा, उसमें रखने लगा, तो अशोक ने कहा देख लिया देख लिया देख लिया। अशोक ने तो कहा देख लिया, अब मैं घर जाकर रोटी खा सकता हूं। लेकिन खुमार ने क्या सोचा कि इसने तो मेरा सोने का घड़ा देख लिया। रुक 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 रुक, अरे रुक, नहीं बस देख लिया देख लिया देख लिया। अरे रुक तो सही, आधा आधा कर लेंगे, कि आधा आधा कर लेंगे। उसको तो खुमार का केवल सिर दिखा था, सोने का घड़ा नहीं दिखा था। लेकिन रुक रुक रुक, जैसे ही आया कि देख किसी से कहना मत, आधा सोना तेरा आधा सोना मेरा। इसका मतलब माय डियर फ्रेंड, निष्कर्ष ये निकलता है, संकल्प कैसा ही हो, संकल्प कैसा ही हो, लेकिन जब आपने ले ही लिया, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, उस संकल्प को कभी तोड़ना नहीं है। अशोक ने सरल संकल्प लिया था, लेकिन अशोक को क्या मिला? सोने का घड़ा मिला। समझ गए? तो आज आपने जो संकल्प लिया है अपने जीवन का, कि एक क्षण भी हमें नेगेटिव नहीं होना है, हमें हर स्थिति में, किसी भी परिस्थिति में, कितनी भी तकलीफों में, जो सर ने मेंटरशिप दी है, जो चीज बता रहे हैं, हम जो पढ़ रहे हैं, हमें राजस्थान बोर्ड की किताब लानी है, कोई भी एक्सक्यूज नहीं। सीबीएसई की किताब रखनी है, हमें वहाँ एनसीईआरटी किताब रखनी है, हमें वहाँ टेक्स्ट बुक्स भी रखनी है, और हर स्थिति, हर परिस्थिति में, किसी भी दिन हो, चाहे घर में शादी भी हो, हमें 10-12 घंटे पढ़ाई तो करनी है। क्यों? संकल्प जब ले लिया तो क्या बन गई? हमारी आदत। और आदत ने किसको जन्म दे दिया? पॉजिटिव चीज को। और जैसे ही हमारे भीतर पॉजिटिव चीज, हमारा नजरिया जब सकारात्मक होने लगा, तो फिर माय डियर फ्रेंड, जिनके आंख नहीं हैं, जिनके कान नहीं हैं, वो आज इस भारत में कलेक्टर है या नहीं है? बोलो। तो वही तो संकल्प उन्होंने लिया था, तभी तो वो इतिहास रच चुके हैं।
आप ध्यान से सुनो, जिन्होंने अच्छा संकल्प लिया वो इतिहास लिखते हैं, और जो कुछ नहीं करते हैं वो सामान्य रूप से इतिहास की चर्चाओं में ही जीवन गुजार देते हैं। थैंक यू वेरी मच। आज आप लोगों को पीरी का बिल्कुल डर निकालना है। इस ही पढ़ाई में अपनी मेंस अपने आप ही छुपी होती है। लेकिन यदि अपन लोग मेंस के पेपर, जो बहुत सारे विद्यार्थी गलती कर रहे हैं दूसरी कोचिंगों के, कि हम एथिक्स पढ़ लें, पब्लिक एड पढ़ लें, आईआर पढ़ लें, हिंदी पढ़ लें, प्रबंध पहले पढ़ लें, लेखांकन पहले पढ़ लें, क्योंकि प्री और मेंस में कम समय मिलता है, वही गलती दिल्ली में होती है। और प्री जब क्वालिफाई नहीं होती है तो फिर हमारा गोल चेंज हो जाता है। आप प्री को इतना मजबूत कर लो कि किसी प्रकार का कोई डर नहीं है, क्योंकि प्री और मेंस में लगभग हमें 60% सिलेबस तो हमारा बराबर सेम है। 40% सिलेबस जो बचता है हमारा, प्री एग्जाम जिस दिन होती है आपको सब पता है, उसी दिन हम लोग फेल और पास हो जाते हैं। ये बात का तो पता है ना आप सबको। जिस दिन प्री एग्जाम हुई उसी दिन सभी कोचिंग अपनी मार्कशीट वो निकाल देती है, सीरीज निकाल देती है, और अपन को पहले एग्जाम हॉल में ही अशोक जब आप पेपर हल करोगे तब आपको पता चल जाता है कि मैं पास हूं या मैं फेल हूं। अब बताइए, जब प्री के दिन ही आप पास हो जाओगे तो फिर आपको कम से कम जो रिजल्ट का 1.5-2 महीना, 3-3 महीना लग जाता है, वो आपको क्या करना है, दूसरे विद्यार्थियों से 60% ज्यादा, 40% जो बचता है उसे आसानी से पढ़ लेंगे। कुछ ऐसी कोई चीज नहीं है जिसके लिए ट्यूशन करने अलग जाना हो, भाई रीजनिंग हो, गणित हो। बिल्कुल क्लियर। तो आज आपने यही संकल्प लिया कि किसी भी स्थिति में डर और भय नष्ट होना चाहिए, और नेगेटिव को आज ही आप जला डालोगे, और पॉजिटिव का जन्म कैसे होगा, हमारी इस पढ़ाई से जैसे ही पॉजिटिव का जन्म होगा तो हमारी आदत, हमारी हैबिट ऐसी बन जाएगी कि हम टेस्ट सीरीज जब देंगे, ज्यादा से ज्यादा टेस्ट देंगे, तो अधिकांश सभी टेस्टों में हम 100 को कवर करेंगे। उस दिन एग्जाम देने हम लालायित हो जाएंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच। यही आज के बाद अपन को करना है।